कि भाजपा का जो कोर वोट बैंक है उसमें हिंदू पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर रखता है। इसलिए अगर नीतीश कुमार ओबीसी को भाजपा से अलग कर लेते हैं, या एक पूरा समाज जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, विपक्षी पार्टियों का, साथ साथ सत्तापक्ष की पार्टियों का, वो अगर भाजपा से इस वोट बैंक को खिसका लेगा तो अपनी राजनीति और अपना सिक्का हमेशा बुलंद रखेंगे। बिहार में अगर जो सर्वेक्षण कराया जाएगा, उस सर्वेक्षण के आधार पर जो पहले से भी नीतीश कुमार ने नियम कानून बना रखे हैं, उसमें क्रीमी लेयर को इस पूरे सर्वेक्षण से अलग किया हुआ है। भाजपा को अगर सारे हिंदू वोट दे ही देंगे तो मुकेश सहनी, मांझी और नीतीश की आवश्यकता भाजपा को क्यों पड़ेगी सरकार बनाने में। 2014 में नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद, नरेंद्र मोदी की ताकत में आने के बाद हमने देखा कि इस प्रचंडता के साथ पूरे देश में मोदी की लहर चली। दरअसल वो मोदी की लहर थी नहीं, वो पूरी तरह से हिंदू पोलराइजेशन था और उसका फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाकर अपनी नाव उस नदी में तैरा ली। 1990 के चुनाव के बाद जब भी चुनाव हुआ है तो पोलराइजेशन जो हुआ है वो क्षेत्रीय पार्टियों के फेवर में हुआ है। पूरी तरह से जो इस जनगणना में अगर राज्य कराती है तो जो खर्च होगा वो राज्य को खुद वहन करना होगा। राज्य अगर कराएंगे तो केंद्र उन आंकड़ों को मानना या ना मानना दोनों शर्त अपने हिसाब से तय कर सकती है। और भाजपा ने पुराने स्टाइल में यानी मंडल के सामने कमंडल राजनीति शुरू की। इसकी शुरुआत जरूर कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी, जिनका रथ बिहार में लालू यादव ने रोक लिया, क्योंकि उस समय मंडल और कमंडल सीधे टक्कर में थे। अगर मौका दे दिया जाए कि वो धर्म के आधार पर पोलराइजेशन कर ले और अगर कमंडल जीत जाता है तो मंडल की हमेशा हार ही होगी। लालू यादव समझते हुए रीजनल दलों का एक समूह बना रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए वहाँ जगह भी छोड़ी हुई है और इसी वजह से नीतीश कुमार भी लड़ना चाहते हैं भाजपा से। मोहब्बत और तिजारत की फितरत है एक सी, लेना उतना उधार जितना चुका सको। नमस्कार, स्वागत है आपका पंचनामा में। आज के पंचनामा के विषय पर खास तवज्जो चाहूँगा। आप सभी लोगों का स्वागत करने के साथ साथ ये भी आग्रह करता हूँ कि पंचनामा में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट सेक्शन लगातार खुला हुआ है। आपकी राय पर आधारित पंचनामा का एक और एपिसोड आता है जिसमें मैं कमेंट्स में आए हुए आपके राय को सार्वजनिक करता हूं और उस पर चर्चा करता हूं। वो लाइव सेशन होता है। तो आज के इस मुख्य पंचनामा की शुरुआत करते हैं। जातिगत जनगणना लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि वो जातिगत जनगणना के लिए तैयार भी नहीं है और उसकी ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। लेकिन यहीं पर सारी समस्याएं शुरू होती हैं। नीतीश कुमार जो कि भाजपा के बिहार में सहयोगी हैं, एनडीए का हिस्सा है, जीतन राम मांझी जी और मुकेश सहनी, ये सभी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। यहाँ तक कि बिहार के विपक्ष के सारे दल ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। ये कॉमन फैक्टर बिहार की राजनीति का हो गया है, यानी भाजपा को छोड़कर सभी को लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जातिगत जनगणना है क्या? देखिए, इस देश में जातिगत जनगणना पहले भी हो चुकी है। हमने 1881 में जातिगत जनगणना कराने की कोशिश की थी, लेकिन उस जनगणना को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद देश में कई बार प्रयास किए गए जातिगत जनगणना को कराने के। यहाँ तक कि 2011 में भी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, लेकिन उसके आंकड़े इतने विस्मयकारी थे और इतने विसंगित थे कि उन्हें सार्वजनिक करना संभव नहीं हो पाया। जातिगत जनगणना में ओबीसी के चैप्टर को ऐड करने को लेकर बिहार के सारे दल लगातार नरेंद्र मोदी से, भाजपा से मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर आंदोलन करने की तैयारी भी शुरू की जा रही है और इसे मंडल 2 कहा जा रहा है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मंडल 1 क्या था, मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी और मंडल आयोग के आधार पर ओबीसी के लिए कौन सी मांग और कौन से प्रावधान किए गए थे। तो विकिपीडिया साफ तौर पर बताता है कि 1 जनवरी 1989 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। आयोग के लोकप्रिय मंडल आयोग के रूप में जाना गया। इसके अध्यक्ष विंदेश्वर प्रसाद मंडल ने दिसंबर 1980 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों को शामिल किया गया है, मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी लगभग 52% है। 1989-80 में स्थापित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदाय की संख्या 3743 बताई गई थी। पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 2006 में ओबीसी की पिछड़ी जातियों की संख्या 5000 थी
और मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 सांकेतिक या मानदंड तय किए थे, जिसमें से 4 आर्थिक आधार पर थे। हालांकि इस खोज की आलोचना की गई। फर्जी डेटा के आधार पर बताया गया कि यह सब कुछ तैयार किया गया है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में यह आंकड़े केवल 32% ही निकले। भारत में ओबीसी की सही संख्या अभी तक पता नहीं लग पाई है। हालांकि आंकड़ों के आधार पर और जो बोलचाल की भाषा है उसे जोड़ घटाव करके बताया जाता है कि भारत में 70% जो आबादी है वो ओबीसी की है। इस पूरी आबादी को 26% के आसपास का रिजर्वेशन प्राप्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये संख्या के आधार पर काफ़ी कम हो जाता है। जो ओबीसी की जातियां हैं इसी में यादव और बिहार के कुर्मी, कुशवाहा और यहाँ तक कि कई ऐसे समाज भी आते हैं जो पानी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यानी बिहार में इसका एक बड़ा वोट बैंक है। मुकेश सहनी हो या फिर जीतन राम मांझी या बिहार की मुख्य पार्टियां, सभी में इस वोट वर्ग को लेकर कौतूहल है और सभी ने इस वोट बैंक पर कभी ना कभी अपनी राजनीति की है। लालू यादव ने तो एक समय था जब यादव और एमवाई यानी एमवाई समीकरण जो था मुस्लिम और यादव का, इसको लगातार बिहार की राजनीतिक जमीन पर तैराया और इसकी वजह से अपनी राजनीति खड़ी की। अब फिलहाल आपको पता होगा कि राजद बिहार में नंबर 3 पर है और कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि अपने जो जनाधार है उसे भी बढ़ाएं और संख्या को भी बढ़ाएं। नीतीश कुमार पर्दे के पीछे डेमोक्रेटिक लूप होल्स को साधकर अपने नंबर्स को बढ़ा लेते हैं, लेकिन वोट बैंक कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए नीतीश कुमार ने कुर्मी कोयरी एकता को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की। आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बिहार के उनके उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो भी समीकरण नीतीश कुमार फिलहाल में साध रहे हैं, ये सब कुछ इसी लवकुश समीकरण को साधकर इस वोट बैंक को अपने पाले में करने को लेकर है, जो कि ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है। बिहार में सभी पार्टियों में कुशवाहा जाति के विधायक हैं, लेकिन आरजेडी का इस पर एक छत्र राज दिखता है। नीतीश कुमार को लगता है कि ये मेरी राजनीतिक जमीन है जो कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के कब्जे में जा रही है, इसलिए भाजपा जो कि उनके साथ खड़ी है उससे भी लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये सब समझाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये समझाने आया हूँ इस भूमिका के बाद कि आखिर नीतीश कुमार बिहार में खुद सर्वेक्षण क्यों नहीं करा लेते हैं जातियों का। इसमें बहुत बड़ा लूप होल है और इसकी तैयारी मैंने पूरी कर रखी है। इस पन्ने में पूरा डिटेल है कि क्यों नीतीश कुमार आखिर बिहार में जातिगत गणना खुद नहीं करा के भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। ये सब कुछ प्रथम दृष्टया तो लगता है, पहले मुझे भी लगता था कि नीतीश कुमार भाजपा पर दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये हो भी सकता है, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। पूरी सच्चाई कुछ और ही है। नीतीश कुमार बिहार में चाह कर भी जातिगत जनगणना कराकर कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसका कारण है पूर्व में भी कर्नाटक और तेलंगाना ने इस जातिगत जनगणना को कराया था, लेकिन आपको पता होगा कि तेलंगाना के भी आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट सामने नहीं आ पाए थे और राज्य जो भी अपने हिसाब से आंकड़े लाते हैं केंद्र सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ बिंदु हैं जिन पर सरसरी तरीके से हम नजर डालते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पूरी तरह से जो इस जनगणना में अगर राज्य कराती है तो जो खर्च होगा वो राज्य को खुद वहन करना होगा। राज्य अगर कराएंगे तो केंद्र उन आंकड़ों को मानना या ना मानना दोनों शर्त अपने हिसाब से तय कर सकती है। आखिरी जनगणना जो भारत में हुई थी वो भी स्पष्ट तौर पर आंकड़े सामने नहीं लेकर आ पाई थी। 1990 के बाद पोलराइजेशन जो हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, 1990 के चुनाव के बाद जब भी चुनाव हुआ है तो पोलराइजेशन जो हुआ है वो क्षेत्रीय पार्टियों के फेवर में हुआ है। यानी जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे मायावती की पार्टी हो बसपा, चाहे सपा हो, चाहे लालू यादव हो, मुलायम यादव की पार्टी हो मुलायम सिंह की, या नीतीश कुमार की, या झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, ये सारी पार्टियां एकदम रीजनल लेवल पर, हाइपर लोकल लेवल पर इन्होंने अपना राजनीति किया और इनका वोट बैंक भी उसी हिसाब से बना। लालू यादव का एमवाई हो या नीतीश कुमार चाहे लव को साधना चाहते हो, या फिर यूपी में यादवों को अपने पाले में करके एक समय था कि जब मुलायम यादव लगातार सत्ता में मौजूद होते थे, कहीं ना कहीं बसपा ने भी इस तरह की राजनीति पोलराइजेशन करके की। लेकिन ये सब कुछ तब बदला जब नरेंद्र मोदी 2014 में घोषित किए गए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उन्होंने एक मुस्त ही
सारे हिंदू समाज के लोगों को अपने पाले में करने के लिए जो रिलीजियस पोलराइजेशन है उसे स्टार्ट किया। और भाजपा ने पुराने स्टाइल में यानी मंडल के सामने कमंडल राजनीति शुरू की। इसकी शुरुआत जरूर कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी, जिनका रथ बिहार में लालू यादव ने रोक लिया, क्योंकि उस समय मंडल और कमंडल सीधे टक्कर में थे। रिलीजियस पोलराइजेशन वर्सेस क्षेत्रीय पोलराइजेशन, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों का फायदा था। लालू यादव की पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी थी, वो चाहते थे, कांग्रेस को उन्होंने डिसलॉज करके बिहार में जमीन हासिल की थी, तो उतनी आसानी से जमीन छोड़ने वाले नहीं थे भाजपा के लिए, क्योंकि उस वक्त भाजपा भी उतनी मजबूत नहीं थी जितना कि कांग्रेस थी। और उस स्थिति में उन्हें लगता था कि अगर भाजपा को अगर मौका दे दिया जाए कि वो धर्म के आधार पर पोलराइजेशन कर ले, और अगर कमंडल जीत जाता है तो मंडल की हमेशा हार ही होगी। और तब से, जब से उन्होंने रथ रोका, उसके बाद से ये जो कमंडल की राजनीति है वो कमजोर हुई। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के वापसी के बाद, नरेंद्र मोदी के ताकत में आने के बाद हमने देखा कि इस प्रचंडता के साथ पूरे देश में मोदी की लहर चली। दरअसल वो मोदी की लहर थी नहीं, वो पूरी तरह से हिंदू पोलराइजेशन था, और उसका फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाकर अपनी नाव उस नदी में तैरा ली। अब कुछ और बिंदु है जो जानना बहुत जरूरी रहता है। 2019 के चुनाव में ओबीसी वोट पर भाजपा की सेंधमारी हुई। आपको ये बात भी जानते हुए बहुत आश्चर्य होगा कि डिस्पाइट ऑफ द पोलराइजेशन जो क्षेत्रीय दल कर रहे थे, ओबीसी जनसंख्या को अलग अलग राज्यों में अलग अलग आधार पर बांटा गया है, अलग अलग समीकरण बने हुए हैं, कहीं एमवाई बना हुआ है, कहीं लौकुश बना हुआ है। इन सारे समीकरणों के इतर भाजपा ने पुलवामा अटैक के बाद जो एक समा बांधा, उसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में उठाया, और पहले से कहीं ज़्यादा वोट लेकर, पहले से कहीं ज़्यादा सीटें जीतकर भाजपा आई। और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं आंकड़े भी ये साबित करते हैं कि भाजपा ओबीसी जो वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी करने में सफल रही। यानी नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर ये लौकुश साधना, ये ओबीसी के लिए लड़ना अगर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाए, अगर पूरे देशव्यापी नहीं किया जाए, तो बिहार और अन्य राज्यों में उनके सर्वेक्षण कर लेने से भी कोई फायदा नहीं है। भाजपा पूरे देश भर में, देखिए आप देख सकते हैं बिहार में 3 तरह के चुनाव होते हैं, उपचुनाव, बिहार में जो मुख्य चुनाव होते हैं राज्य के चुनाव, और आम चुनाव। आम चुनाव में नरेंद्र मोदी किस तरह से क्लीन स्वीप करते हैं 2019 के चुनाव में आप देख सकते हैं। एक सीट छोड़कर बिहार की 39 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। इस चुनाव में हमने देखा कि कैसे नंबर 1 पार्टी, 2015 में भी नंबर 1 पार्टी और इसमें भी नंबर 1 पार्टी राजद रही, जो कि रीजनल लेवल पर पोलराइजेशन करती है और जिसका एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी है। तो इससे आपको एक बात समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दोनों जगहों पर अलग अलग फैक्टर काम करते हैं दोनों चुनाव में, और इसी का फायदा भाजपा को बार बार मिल जाता है। और अगर नरेंद्र मोदी को रोकना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा, और राष्ट्रव्यापी जो रीजनल यानी छोटे दलों का समूह है उसे सामने लाना पड़ेगा, और छोटे छोटे आधार पर, छोटे छोटे जगहों पर जाकर यानी राज्यों में भाजपा को हराना होगा। इसी स्थिति को कहीं ना कहीं लालू यादव समझते हुए रीजनल दलों का एक समूह बना रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए वहाँ जगह भी छोड़ी हुई है, और इसी वजह से नीतीश कुमार भी लड़ना चाहते हैं भाजपा से, और अपने लेवल पर नहीं होकर चाहते हैं कि भाजपा से करें। तो 3-4 तो मुख्य बिंदु आपको मैंने बता दिया। एक जो सबसे बड़ा कारण है कि जो राज्य कराएगी जनगणना वो राज्य के खर्चे पर होगी। दूसरा, जो राज्य कराएगी उसे केंद्र नहीं भी मान सकती है, अक्सर नहीं ही मानती है, क्योंकि अब तक जितना भी हुआ उसे केंद्र नहीं माना है। तो मकसद क्या होता है जनगणना कराने का? मकसद है उस खास समाज को जो उसके लिए प्रोविजंस बनते हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम निश्चित किए जाते हैं, उनका फायदा पहुंचाना। लेकिन अगर केंद्र सरकार मानेगी ही नहीं तो केंद्र सरकार आपको उसके लिए फंड नहीं देगी, और फंड नहीं देगी तो राज्य सरकार कितना कुछ करेगी। वैसे भी बिहार सरकार के पास पैसे कहाँ हैं। तो इस स्थिति को निपटने के लिए चाहते हैं नीतीश कुमार कि नरेंद्र मोदी खुद करा दें, और जब वो उनके आंकड़े होंगे तो यहाँ से कोई सिफारिश भेजी जाएगी या कोई कार्यक्रम तय किया जाएगा उस समाज के लिए, तो मानना पड़ेगा भाजपा को, बाध्य होगी भाजपा। इसके अलावा आपको पता है कि भाजपा का जो कोर वोट बैंक है उसमें हिंदू पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर रखता है। इसलिए अगर नीतीश कुमार ओबीसी को भाजपा से अलग कर लेते हैं, या एक पूरा समाज जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, विपक्षी पार्टियों का, साथ साथ सत्तापक्ष की पार्टियों का, वो अगर भाजपा से इस वोट बैंक को खिसका लेगा तो अपनी राजनीति और अपना सिक्का हमेशा बुलंद रखेंगे। भाजपा को अगर सारे हिंदू वोट दे ही देंगे तो मुकेश सहनी, मांझी और नीतीश की आवश्यकता भाजपा को क्यों पड़ेगी सरकार बनाने में? सोचिए जरा इस बात को।
ये सारी बातें नीतीश कुमार जानते हैं। 2019 के चुनाव में मैंने आपको बताया कि कैसे भाजपा की सेंधमारी इस बड़े ओबीसी वोट बैंक में भी हुई, और ये भी तय हो गया कि 2020 का चुनाव था उसमें भी भाजपा ने बिहार में यादवों में अपनी पकड़ बनाई, और इसकी वजह से बिहार में एक बड़ा डर पैदा हो गया है, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों में। और ये क्षेत्रीय पार्टियां सोच रही हैं कि अगर दे देते हैं मौका, फ्री हैंड दे देते हैं भाजपा को, तो भाजपा आने वाले समय में हिंदू प्रोग्रेशन के नाम पर पूरी तरह से हमें तबाह भी कर सकती है। लेकिन एक और बड़ी बात है, बिहार में जो क्षेत्रीय आंकड़े हैं उन आंकड़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। बिहार में अगर जो सर्वेक्षण कराया जाएगा, उस सर्वेक्षण के आधार पर जो पहले से भी नीतीश कुमार ने नियम कानून बना रखे हैं, उसमें क्रीमी लेयर को इस पूरे सर्वेक्षण से अलग किया हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये आंकड़े होंगे तो उसमें भी क्रीमी लेयर को इससे अलग कराने में आसानी होगी, और जो व्यक्ति जो वाकई उस समाज से आता है, जो वाकई डिजर्विंग है, उस तक पहुंच पाएगा जो भी प्रोविजंस, जो भी प्रयोजन किए जाएंगे उनका लाभ। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं भाजपा पर, खुद नहीं करा के, जबकि सारे दल चाहते हैं। यहाँ तक कि मुकेश सहनी ने पैसे भी ऑफर किए कि आप कराइए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं करा रहे हैं। इसके पीछे कारण यही चार है। नीतीश चाहते नहीं हैं कि वो कराकर फिर से वैसी स्थिति में आ जाए कि भाजपा उनकी बात माने नहीं, सारा मेहनत बर्बाद हो जाए, और कहीं ना कहीं वो ये भी नहीं चाहते हैं कि भाजपा फिर से ओबीसी में एक बड़ा सेंधमारी कर पाए। तो आज के पंचनामा में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पंचनामा अच्छा लगा होगा। मेरा जो मैंने विश्लेषण करके जो आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर समझ में सब कुछ आ गया है तो, ताकि अन्य लोगों तक भी बातें पहुँच पाएँ और लोग समझ पाएँ कि आखिर राज्य के आधार पर, राज्य के स्तर पर ये जनगणना करा पाना कितना मुश्किल होगा। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।